भारतीय राजनीति में 1988 से 1998 तक गठबंधन के नाम पर कई तरह के प्रयोग हुए और इन प्रयोगों के बीच ऐसी दिलचस्प कहानियां पैदा हुई कि राजनीति शास्त्र के छात्र एक साथ हंस और रो भी सकते हैं। इस दौर में कई ऐसे राजनेता प्रधानमंत्री बने जो लोकप्रियता के आधार पर नहीं बल्कि संयोग और किस्मत से पीएम बने। इंद्र कुमार गुजराल से जुड़ा एक किस्सा बहुत मशहूर है। वो ये कि जब उन्हें पीएम बनाए जाने की खबर सुनाई गई तब वो अपने घर पर सो रहे थे। राजीव गांधी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जिस कांग्रेस ने रिकॉर्ड सीटें जीती थी वो 1989 के चुनाव में 197 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस की इस ऐतिहासिक हार की वजह रहा बोफोर्स घोटाला, जिसे जन जन तक पहुंचाने में वीपी सिंह की जोरदार मुहिम कामयाब रही। सवाल मेरे सामने आया कि प्रधानमंत्री की थ्योरियों के अनुसार काम करूं कि इस धरती का नमक खाया हूं तो उसकी अदायगी करूं। वीपी सिंह ने बोफोर्स को राजनीतिक मुद्दा बनाया, चुनाव जीते और सरकार बनाई। मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और लेकिन उनके पीएम बनने की घटना नाटकीय थी। चुनाव परिणाम के बाद ओडिशा भवन में हुई बैठक में वीपी सिंह के अलावा चंद्रशेखर, मुलायम सिंह यादव, अरुण नेहरू, बीजू पटनायक और देवीलाल मौजूद थे। वहीं पर चंद्रशेखर ने सबके सामने कहा कि अगर वीपी सिंह नेता का चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं नहीं लड़ूंगा। इस किस्से का जिक्र संतोष भारतीय ने अपनी किताब में यूं किया है। अरुण नेहरू ने एक योजना बनाई। उन्होंने पहले बीजू पटनायक को तैयार किया और उसके बाद देवीलाल को। उनकी योजना थी कि हम चंद्रशेखर से कहेंगे कि हम वीपी सिंह की जगह संसदीय दल के नेता के रूप में देवीलाल का नाम प्रस्तावित करेंगे। इस योजना का दूसरा हिस्सा वो वीपी सिंह और चंद्रशेखर दोनों से छिपा गए कि जब देवीलाल को विजयी घोषित किया जाएगा तो वो अपनी तरफ से विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम प्रस्तावित कर देंगे। सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से हुआ और वीपी सिंह पीएम बने। जनता दल की अगुवाई में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी, जिसमें जनता दल, भारतीय कांग्रेस समाजवादी, तेलुगु देशम पार्टी, डीएमके और असम गण परिषद जैसी तमाम पार्टियां शामिल थी। राष्ट्रीय मोर्चे को कुल 143 सीटें मिली थी। उसने बीजेपी की 85 और लेफ्ट के 33 सांसदों के समर्थन से सरकार बना ली। लेकिन मंडल कमंडल की राजनीति के बीच लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद सरकार गिर गई। इसके बाद 10 नवंबर 1990 को कांग्रेस से समर्थन लेकर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 6 महीने ही पीएम रह पाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ किसके साथ लड़ रही है? हमारे साथ लड़ रही है। किसके साथ लड़ रही है? और इसलिए आप हमारी नहीं, आपका तो पता भी नहीं मिलेगा। अगली बार पोस्टपोन आ जाए ना तो चिंता मत करो, चुनाव हो जाने दो। आप में से आधे लोगों का तो सब बेरंग वापस जाएगा कि पता गलत है। ये नॉर्थ इंडिया में भी नहीं रहते, साउथ इंडिया में भी नहीं रहते, इसलिए उसकी चिंता मत करिए। आप आगे क्या होना। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार 5 साल चली, लेकिन फिर 1996 में बीजेपी जब सबसे बड़े दल के रूप में उभरी तो 161 सीटों के बावजूद बहुमत हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि उसे जरूरी सहयोगी नहीं मिले। और इस मौके का फायदा विपक्ष में बैठे उन दलों ने उठाया जो बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना चाहते थे। उस चुनाव में जनता दल ने 46 सीटें जीती थी। कई पार्टियों ने मिलाकर यूनाइटेड फ्रंट नाम से गठबंधन बनाया और देवेगौड़ा पीएम बने। देवेगौड़ा के पीएम बनने की कहानी भी दिलचस्प है। उस वक्त फिर बात उठी कि वीपी सिंह को पीएम बनाया जाए, लेकिन सहमति नहीं बन पाई और वो भी कम इच्छुक थे। ज्योति बसु का नाम भी सामने आया, लेकिन उनकी पार्टी ही नहीं मानी। चंद्रबाबू नायडू के नाम का भी प्रस्ताव हुआ, लेकिन उन्होंने सीएम होने का हवाला देकर मना कर दिया। इसके बाद जीके मूपनार के नाम पर चर्चा हुई, जिन्होंने तब टीएमसी बनाई और उसमें चिदम्बरम भी उनके साथ थे। 2-3 दिनों तक नामों पर चर्चा होती रही। आखिर में देवेगौड़ा का नाम सामने आया। लालू प्रसाद यादव की बायोग्राफी में उनके हवाले से लिखा गया है, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं किंग मेकर की भूमिका में हुआ करता था।
मैंने प्रधानमंत्री के रूप में कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD देवेगौड़ा का नाम प्रस्तावित किया। कांग्रेस और वामपंथी दलों ने मेरी पसंद का समर्थन किया। आखिरकार कांग्रेस के समर्थन से देवेगौड़ा पीएम बन गए, लेकिन ज्यादा दिन पीएम रह नहीं पाए। कांग्रेस के नए अध्यक्ष सीताराम केसरी से उनकी नहीं बन पाई और कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। एक किस्सा यूं भी है कि सीताराम केसरी खुद पीएम बनना चाहते थे। उन्होंने कई दलों को दिल्ली बुलाकर मीटिंग भी की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट से कह दिया कि नेता बदलो वरना समर्थन नहीं मिलेगा। यूनाइटेड फ्रंट के नेताओं ने फिर मीटिंग की। फ्रंट में लालू मुलायम जैसे बड़े नेता थे, लेकिन आपस में ही कोई किसी को पीएम बनने नहीं देना चाहता था। ऐसे में एक दिन नाम पर माथापच्ची होती रही। इसका जिक्र लालू यादव की बायोग्राफी गोपालगंज टू रायसीना माई पॉलिटिकल जर्नी में भी है, जिसके मुताबिक दिन भर चली मीटिंग के दौरान किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाई। रात में गुजराल मीटिंग छोड़कर सो गए। इस बीच उनका चयन हुआ। ऐसा कहा जाता है कि तेलुगु देशम पार्टी के एक सांसद ने उन्हें नींद से जगाकर ये कहा कि उठिए, अब आपको प्रधानमंत्री पद संभालना है। ये सुनते ही गुजराल ने खुश होकर उसे गले लगा लिया। इस तरह गुजराल ने 21 अप्रैल 1997 को देश के 12वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन यह सरकार भी 11 महीने ही चल पाई। दरअसल वो दौर अस्थिर सरकारों और अजीबोगरीब गठबंधन का था और इसका खामियाजा बीजेपी को भी भुगतना पड़ा, जब 1998 में वाजपेयी सरकार 13 महीने बाद ही गिर गई। फिर गठबंधन में सभी को संतुष्ट करना आसान नहीं था, लेकिन ये भी सच है कि 1999 में बनी एनडीए सरकार ने गठबंधन की राजनीति को एक शक्ल दी, जो बाद में यूपीए के दौर में भी दिखाई दी। लेकिन सवाल आज का है, और सवाल ये है कि क्या मोदी की एनडीए के खिलाफ बना इंडिया गठबंधन आपसी मतभेदों को भुलाकर बड़ी लड़ाई लड़ पाएगा? आज तक ब्यूरो।